देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 और इतिहास में हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपका चैप्टर जो दिया गया है, किसान, जमींदार और राज्य और कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यानी कि जो बात किया जाएगा चैप्टर नंबर 8 में, वो मुगल साम्राज्य के किसान की बात करते हैं, किसान के लिए बात करते हैं, या जमींदार यहाँ पर बात करते हैं कि जो जमींदार हैं या राज्य के कृषि समाज हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मुगल साम्राज्य था वह हम बात करते हैं अकबर के साथ। जो बाबा थे जिसका नाम है बाबर, और बाबर जो था उस समय से लेकर यानी कि कब के तक, यानी कि लगभग में 1526 ईस्वी में, जिस समय पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय के कालों से लेकर हम लोग मानते हैं कि जो अकबर के जो वहाँ पर बाबर था और अकबर, हुमायूं जितने भी थे वो सब के बात करते हैं। तो 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग कितना प्रतिशत, तो 85% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। जो आजकल के छोटे किसान एवं बड़े भूस्वामी सभी कृषि पर संलग्न थे। यानी कि उस समय में जो मुगल साम्राज्य जो था, उस समय के लोग 85% लोग गांव में निवास करते थे। 85% लोग कहाँ पर निवास करते थे? गांव में। और यहाँ पर छोटे किसान और जो बड़े भूस्वामी हैं वो सभी कृषि में संलग्न थे। यानी कि उस समय के लोग जो थे वो ज़्यादातर क्या करते थे? कृषि करते थे। एक बात यहाँ पर पूछा जाएगा आपके प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि मुगल साम्राज्य के समय में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते थे? तो 85%। उस समय में छोटे किसान या बड़े भूस्वामी जो थे वो किस पर आधारित थे? तो कृषि पर संलग्न थे, यानी कृषि कार्य करते थे। अब इस समय हमारे देश में अधिकांश भाग मुगलों के शासन यानी कि शासन में था। उस समय सबसे ज़्यादा जो जैसे 16 से लेकर 17वीं शताब्दी तक मुगल के शासन काल में हमारा पूरा लगभग में देश था, जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि से प्राप्त राजस्व पर आधारित था। इसका वहाँ के जो पूरा राजस्व व्यवस्था था वो सब किस पर आधारित था? तो कृषि पर आधारित था। और कृषि कार्य करने के लिए वहाँ पर लोग अपना कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ से आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझाएं कि जैसे मुगल शासन काल में राजस्व निर्धारण करने वाला राजस्व भूस्वामी। देखिए क्या होता है कि राजस्व का मतलब होता है धन इकट्ठा करने वाला। तो जो धन इकट्ठा करने वाला है वो एक प्रकार का राजस्व वसूलने वाला हो, वो एक प्रकार के लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, ग्राम समाज को नियंत्रण रखने का पूरा क्या करते हैं? पूरा के पूरा प्रयास करता था। कौन था? तो मुगल शासन काल में जो राजस्व के निर्माण के लिए या राजस्व को निर्धारण करने के लिए, राजस्व को वसूलने के लिए एक अधिकारी का नियुक्त किया जाता था उस समय में मुगल साम्राज्य में। और वहीं गांव के सभी कार्यों को, यानी कि राजस्व को वसूलना हो या लेखा जोखा करना हो, गांव के समाज के नियंत्रण रखने के पूरी जानकारी कौन करता था, यानी कौन देता था को? तो उस समय का राजस्व, समय पर राज्य को उपज से हिस्से कर समय मिलता रहे। देखिए बात करते हैं कि समय पर हिस्सा मिलते रहे, इसीलिए खेत के जुताई समय पर करते थे। वहाँ पर ये भी ध्यान रखते थे कि समय पर बीजारोपण हो और सिंचाई की अच्छी तरीक़ा से व्यवस्था हो। ये बात कौन ध्यान देते थे? वहाँ के जो राजस्व स्वामी थे वो कभी, यानी कि कहते हैं कि 16 से 17वीं सदी में खेतिहर समाज के बुनियाद गांव थी।
यानी कि बुनियाद के मतलब है कि पूरा निर्भर जो था वो किस पर निर्भर था, तो गांव पर। खेतिहर समाज गांव पर निर्भर था। उनके जो किसान हुआ करते थे उनमें किसान निवास करते थे। किसान जमीन की जुताई करते थे, बुआई करते थे, फसल की कटाई करते थे। आप ध्यान देंगे कुछ समय के किसान स्वयं के जमीन की जुताई करना है, बुआई करना है और फसलों की कटाई करना है के कार्य करते थे, पूरा उन्हीं अपने से करते थे। और इसके अतिरिक्त वे वस्तुओं के उत्पादन में भी हिस्सेदारी रखते थे। कहने का मतलब है कि जो वस्तु का उत्पादन होगा उसमें भी हिस्सेदारी रखते थे। कृषि पर आधारित थे। कौन से आधारित? वहाँ के जो किसान वर्ग के लोग थे वो किस पर आधारित थे? तो कृषि पर। जैसे वहाँ के शक्कर का मतलब चीनी और तेल आदि उत्पादन करते थे वहाँ के किसान। और उसके बाद इसी पर आधारित था उनका कृषि। किस पर आधारित था? तो हमारा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करते हैं आगे के लिए तो वहाँ के मैदानी क्षेत्रों में बड़े किसान की खेतों के अतिरिक्त सूखी जमीन के विशाल भागों में पहाड़िया क्षेत्र थी। देखिए मुगल काल में एक समस्या ये भी था कि वहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, जंगले थे और जंगल से घिरा था। भूभाग का एक बृहदम हिस्सा एक ग्रामीण भारत के खासियत में शामिल था। देखो बात समझिए कि जब आपको बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे तो क्या इस पर खेती कर सकते हैं? बहुत कम ही हिस्से में खेती कर सकते हैं। इसी को जो पहाड़ी इलाका में खेती होता है उसको झूम के खेती कहते हैं। झूम के खेती का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि इस तरह का कोई खेत है पहाड़ों पर तो सबसे पहले इस इलाके में खेती किया जाएगा और जब इस खेत बंजर हो जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और इस इलाके में खेती करेंगे। फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, इस इलाके में खेती करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, खेतों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के जो बातें थी उसको झूम के खेती कहते हैं। और झूम के खेती जो था वो किस इलाके में थे? तो पहाड़ी इलाका में हुआ करता था। ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ की खेतें कुछ इस तरह से हुआ करती थी, ढलानुमा होती है और ढलानुमा होने के कारण के सिंचाई करने में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ के लोग जो थे बरखा पर आधारित थे और बरखा होने के बाद भी खेती करते थे, और नहीं तो यहाँ पर सालों भर पानी के सुविधा का एकत्रित करने के लिए एक गड्ढा खोद देते थे और उस गड्ढा जी के मान ले कि कोई जल जमाव हो गया, जल जमाव करके खेती करते थे। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इस समय के अगर बात करते हैं कि इस काल के ग्रामीण समाज में क्रियाकलापों और कृषि की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार की निगरानी में लिखित ऐतिहासिक देखिए ग्रंथ और दस्तावेजों हैं का सहारा लेना पड़ता था। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य में स्थित कृषि वर्ग के जितने भी लोग थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मुगल के ग्रंथों से। किसके ग्रंथों के? मुगल काल के। और उनके दस्तावेजों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये बताइए कि यहाँ के जो ग्रंथ थे वो कौन थे? तो हम ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। तो देखिए इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कृषि इतिहास में संबंधित इतिहास स्रोतों में अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अब्दुल फजल जो थे उनके द्वारा लिखित आइन ए अकबरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनता है जाके कि बताइए कि अब्दुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम था का आइन अकबरी। ये बहुत प्रमुख थी और एक प्रमुख है जिसके संक्षिप्त में क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। आइन एक बात को आइन अकबरी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है।
अभी पूछा जाएगा कि बताइए कि आईने अकबरी किसके द्वारा, तो अब्दुल फजल द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आईने अकबरी। अब्दुल फजल किसके शासन काल में हुआ करते थे, तो अकबर के शासन काल में थे। किसके शासन काल में, अकबर। ये नवरत्न में के एक थे, नवरत्न में के 7वां स्थान पर आते थे और ये कृषि के कार्यों को करते थे और कृषि के देखरेख करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। और इसीलिए इनको अगर हम बात करते हैं तो आईने अकबरी कहाँ, किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। आगे हम दोस्तों बात करते हैं इसमें, देखिए अगर हम दोस्तों बात करते हैं आगे के लिए, आईन ए अकबरी कृषि में सुव्यवस्थित प्रबंध के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को पूरा लेखा जोखा का प्रस्तुत करता था। अभी पूछा जाए कृषि के नियमों को कौन बताता है, तो आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। खेतों की जोताई, करों की वसूली, राज्य और जमींदारी के बीच संबंधों का नियम आदि पूर्णतः आईने अकबरी में लिखा गया है। देखिए ये जगह बहुत अच्छा क्वेश्चन बन पाता है हम लोगों को कि बताइए खेतों के जोताई का साक्ष्य यानी कि नियम किससे मिलता है, तो आईन ए अकबरी से। करों को वसूलने का पूरा स्वतंत्रता कौन देता है, तो आईन ए अकबरी यानी कि उसी से लिखा गया है। राज्य और जमींदारी पूरा लिखने का कार्य किस में किया गया है, तो आईन ए अकबरी से लिया गया है, आईने अकबरी में कहा गया है। इनके बीच संबंध और नियमों को क्या करता है, देता है कौन, आईन ए अकबरी। कौन है, तो आईने अकबरी है। और यहाँ से हो जाता है इसके, अगर हम बात करते हैं आगे के लिए तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, आईन ए अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत करना था जिसके अनुसार एक शक्तिशाली सत्ता वर्ग के समाज और प्रजा के सामाजिक मेलजोल बनाए रखता था। आप समझिए जा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे आईने अकबरी का कार्य का था, यानी कि जो शक्तिशाली किसी भी, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी है उनके राज्य में भोजन, राशन की व्यवस्था या सामाजिक मेलजोल बना रहे, या किसानों के बारे में जो कुछ भी आईने अकबरी में होता था वह शासन वर्ग का एक पक्षीय दृष्टिकोण होता था। एक पक्षीय दृष्टिकोण का मतलब है कि जो शासक वर्ग के लोग थे वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इन सभी के पूरा किसमें था, यानी कि आईन ए अकबरी में था। अगर हम बात करते हैं आगे के लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आईन ए अकबरी के अतिरिक्त कृषि इतिहास के अन्य स्रोत, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में। किसने करवाया था, तो ब्रिटिश के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कराया था। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में मिलने वाले दस्तावेज में प्रमुख था। ये दस्तावेज किनके थे, तो दस्तावेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज था। उससे पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के जो जानकारी है उनसे मिलती है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आईने अकबरी है एक प्रकार के ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के ये स्रोत भारत में कृषि के संबंधित उपयोगी विस्तार थे, यानी कि कृषि के लिए ये कृषि से संबंधित उपयोगी का विस्तार था। क्या, यानी कि दस्तावेज की बात करते हैं वो भी, और यहाँ पर जो हमारा आईने अकबरी है वो भी, दोनों। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि किसान को मुगल काल में रायत कहते हैं या रियाया कहते हैं या मुजरियन कहते हैं। आप बात को समझिए,
तीन गो नाम, एक है कौन, असामी। आप ध्यान दीजिएगा कि किसानों को चार गो नामों से और जाना जाता है। आज जिसको हम लोग किसान कहते हैं उसको अलग अलग नामों के और सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे रैयत, रियाय, या जो यहाँ पर मजरियन था उसको कहा जाता है। ये कौन से भाषा के शब्द है, तो फारसी भाषा के शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से भाषा के शब्द है, तो फारसी। इस शब्द का प्रयोग इसमें अतिरिक्त किसानों के लिए असामी शब्द का प्रयोग है, जो गांव में अभी भी का है, प्रचलित है। यानी लोग किसानों को क्या कहते हैं, असामी कहते थे, और आज भी इसको असामी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। देखिए 17वीं शताब्दी के स्रोत में दो प्रकार के किसान उल्लेख किए गए। देखिए 17वीं शताब्दी में कितने प्रकार के किसान का उल्लेख किया गया है, दो प्रकार के। एक है खुद काशियत, एक क्या नाम है, खुद काशियत। वे किसान जो उन्हें गांव में रहते थे, यानी क्या रहते, उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी, यानी कि जो उसी गांव में रहते हैं जिसमें उनकी ज़मीन थी उसको क्या कहते हैं, खुद काशियत। या दूसरे प्रकार के अगर हम बात करते हैं, ये दूसरे प्रकार के किसान हैं। ये पहले प्रकार के किसान हैं जो पाही कहते हैं। देखिए आज भी कहते हैं पाही। पाही का मतलब होता है एक स्थान के दूसरा स्थान। वे किसान थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती लेकर क्या करते थे, यानी किराए पर खेती लेकर कार्य करना, यानी कि पाही का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना ही क्या कहलाता है, पाही कहलाता है। और ये किसान जो थे किराए पर खेत लेकर कार्य करते थे, यानी खेती का कार्य करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भारत, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास एक जोड़ी बैल और दो हल से अधिक कुछ भी नहीं होता था। देखिए पहले बात समझिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले के लोग बैलों के क्या करते थे, खेती करते थे। किसके खेती करते थे, बैलों के खेती करते थे। और जो बैल थे उसमें कम से कम दो बैलों को होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि दो बैल थे और कुछ नहीं था। अधिकांश किसानों के पास इससे भी कम था, मतलब कि किसी किसान के पास बहुत ही कम पूंजी था और बैल और खेती कम था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे हम कहते हैं गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ जमीन थी वे धनवान माने जाते थे। देखिए पहले के बात कहते हैं कि जैसे कि जो मुगल काल में जो 6 एकड़ का मतलब है कि 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, 1.5 बीघा। एक बात ध्यान रखिए, बीघा का होता है, तो बीघा जो होता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बीघा होता है, इसमें बीघा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, 1 बीघा। ये बात के ध्यान दीजिएगा। और 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, तो यानी कि 3 डिसिमिल 3 डिसिमिल। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग को कहा था कि उस समय में जिनके पास 6 एकड़ जमीन हुआ करता था, 6 एकड़ लगभग में 9 बीघा के आसपास की बात करते हैं, तो वो धनवान मानते। दूसरे तरफ बंगाल में औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी और 10 एकड़ जमीन वाले किसानों को धनवान। देखिए अलग अलग बात बताया गया।
अगर हम कहते हैं कि बंगाल के बात करते हैं, पश्चिम पहले बंगाल का नाम था। देखिए जब हम लोग के 1947 ले पहले 1947 ले पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय में अगर हम बात करते हैं, उस समय में हम लोग का बंगाल और जिसको आज हम पश्चिम बंगाल कहते हैं और बांग्लादेश कहते हैं, दोनों एक ही में था, दोनों एक ही में था। और दोनों के जो नाम था, जो पश्चिम बंगाल है वो तो आज भारत में है, और जो बात करते हैं बांग्लादेश 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 की बात करते हैं, बांग्लादेश जो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल ये दोनों एक ही में थे, जिसको हम कहते थे बंगाल। क्या कहते थे? बंगाल। और बंगाल के जो जो वहाँ के खेतिहर किसान या अन्य जो किसाने थे, वो लगभग में उनके पास 10 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, तब धनवान मानते थे। लेकिन गुजरात में 6 एकड़ होने पर भी क्या माना जाता था? धनवान माना जाता था। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि बताइए कि गुजरात के कितने एकड़ ज़मीन पर वहाँ के लोग धनवान माने जाते थे? तो 6 एकड़। लेकिन अगर कहते हैं कि बंगाल में कितना एकड़ होना चाहिए, तो 10 एकड़ के ऊपर होना जरूरी है। ये बात ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं।